अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ड्रामा मीटर। इस बार आई थिंक हम सब ने ही बहुत से ड्रामे मानसून रेन, मानसून वेदर एंजॉय करते हुए देखे। मैंने तो बालकनी में बारिश के साथ साथ बहुत से ड्रामे देखे और बहुत देखे। मौसम ही इतना अच्छा था। अच्छा, मौसम अच्छा था लेकिन ड्रामे सारे अच्छे नहीं थे। कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ सिर्फ तब अच्छे हैं जब हम यूट्यूब पे मल्टीप्लाइड बाय 2 के साथ देखते हैं। तो चलें उन सब ड्रामों की बात करते हैं। लेट मी नो इफ़ यू एग्री। बहरूपिया की बात करते हैं। बहरूपिया एपिसोड 19 एंड 20, जिसमें एक सीन था जो आई एम श्योर फ़िल्म करना भी मुश्किल हुआ होगा, जहां मिकाइल जो है वो ज़ारा को लेके जाता है अपने साथ गाड़ी में और वो डिसाइड करता है कि हम दोनों मर जाएंगे बस, वो गाड़ी को स्पीड अप करता है एंड ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स एन एक्सीडेंट। और ज़ारा अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसमें से जंप मारती है। तो इट वाज़ अ वेरी रियलिस्टिक जंप। अच्छा फ़िल्म किया था वो सीन। लेकिन वो सीन जो था, हालांकि वो सीन अच्छा था और वो परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, लेकिन उस सीन का जो पॉइंट था, आई मीन इससे पहले बहुत कुछ हुआ। यानी ज़ारा ने मिकाइल को पकड़ा अपनी स्टेप मदर के ऊपर, वो बिल्कुल छुरी से उन्हें स्टैब करने वाला था, तब पकड़ा। उसके बाद मिकाइल ने साइम को बुला के ज़ारा और साइम को आमने सामने किया और ज़ारा को कहा कि तुमने मुझे यूज़ किया और तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुमने कैलकुलेट किया और फिर मुझसे शादी की क्योंकि साइम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। ये सारी लड़ाई हुई है। पहले भी ज़ारा को पता है कि मिकाइल की क्या हिस्ट्री है, उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और वो मर्डरस भी हो जाता है, वो ख़तरनाक है। उसके बावजूद जब वो कहती है कि मैं मिकाइल को छोड़ रही हूँ, तो वो मिकाइल के साथ ही गाड़ी में चली जाती है। हाउ डम। अगर इतनी, मुझे ऐसे कैरेक्टर्स नहीं समझ आते जो सिर्फ ड्रामे को आगे बढ़ाने के लिए बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। ये स्टोरीज़ को ज़्यादा हमारी स्ट्रीमलाइन होने की ज़रूरत है। ठीक है, वो सीन बहुत मेमोरेबल था कि इस तरह वो लड़की छलांग मार देती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो बैठती क्यों है गाड़ी में? आई मीन कोई भी क्यों बैठेगा गाड़ी में उस आदमी के साथ जिसको वो छोड़ के जाना चाह रही है, क्योंकि उस आदमी में एक डेफिशिएंसीज़ हैं, वो मर्डरस है, वो डेंजरस है, उसे एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो बहरहाल वो बैठती है और वो भी सीट बेल्ट के बगैर। सो आई केप्ट ट्राइंग टू लुक एंड आई डू नॉट थिंक ज़ारा वाज इवन वेयरिंग अ सीट बेल्ट। शायद उन्होंने सीट बेल्ट इसलिए नहीं उसे पहनाई ताकि उसे गाड़ी में से जंप मारने में आसानी हो, बट रियली वी कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, वी कैन नॉट शो पीपल विदाउट सीट बेल्ट इन अ कार। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज। दूसरी बात, ये कहानियों को अक्लमंदी से बनाएं, ऐसे ना करें। ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होते कि वो एक मर्डरस डेंजरस मियाँ को छोड़ के जा रही है और उसके साथ गाड़ी में बैठ के चली गई, ऐसे नहीं होता। फाइनली आई थिंक ज़ारा के पेरेंट्स उसका यकीन कर रहे हैं, उसके बाप ने और उसकी माँ का उसको यकीन कर लिया और उसे मिकाइल के पास वापस नहीं भेजेंगे। शायद फाइनली ये हुआ है। लेकिन ज़ारा के पेरेंट्स में मुझे ज़्यादा फेथ नहीं है। आई मीन उसने पहले भी अपनी माँ को कितनी चीज़ें बताई थी कि देयर इज़ नो इंटीमेसी बिटवीन देम, कि मिकाइल डेंजरस है, मिकाइल की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। उसके बावजूद उसे वापस उस घर में भेज दिया गया था जहाँ पे वो बहुत तैयार होकर फिर से बैठ गई थी। तो द थिंग इज़ के मुझे ज़ारा के पेरेंट्स का कुछ नहीं पता, मुझे ज़ारा की पर्सनालिटी का भी नहीं पता कि एक लड़की है, वो डिस्ट्रेस में है, लेकिन वो बाल बनाकर एक प्यारा सा क्लिप लगाकर बालों में बहुत ही डिज़ाइनर वेयर अपनी पहन के हर दिन बैठ जाती है। येस, शी नीड्स टू लुक ब्यूटीफुल बट शी ऑल्सो नीड्स टू मेक सेंस। अच्छा, मिकाइल की स्टेप मदर में जो एक चेंज आया है कि वो इतनी केयरिंग है कि वो कहती हैं कि मुझे बस अब तुम्हारी फ़िक्र है, मैं तुमसे मैं मिली हूँ तो अब मैं चाहती हूँ कि सब सही हो जाए। जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, जब तक तुम यहाँ हो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। इस तरह के इमोशनल डायलॉग्स बोलती हैं। जब ड्रामा शुरू हुआ था, दिस वुमन वाज मनी हंग्री, दिस वुमन जस्ट वांटेड मनी फ्रॉम मिकाइल, और मिकाइल को अपने इर्द गिर्द रखने के लिए और उसके पैसों से फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने उसकी ज़ारा से जानबूझते हुए भी रिश्ता लेके गई थी ज़ारा के घर। हालांकि और छुपाया था, मिकाइल की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को छुपाया था। अब उनमें कैसे ये एक अच्छी रूह आ गई, अब कैसे ये नेगेटिव कैरेक्टर या ग्रे कैरेक्टर एकदम से इतना पॉजिटिव हो गया कि ज़ारा का साथ दे रहा है। So many things that don't add up in Behrupiya. Another scene very memorable was बाद में जब मिकाइल, बिल्कुल एंड में मिकाइल साइकाइट्रिस्ट से मिलता है, लैला वास्ती, और मिकाइल के डिफरेंट आपको रूप नज़र आते हैं। आपको कबीर मिलता है, आपको तैमूर मिलता है, और बाद में साइकाइट्रिस्ट जो है उन्हें कॉल्स आ रही हैं जिसमें कोई जवाब नहीं दे रहा, जिससे आपको लगता है कि शायद साइकाइट्रिस्ट की ज़िंदगी को ख़तरा है। तो वो सीन जहाँ स्विच करते हैं फैसल कुरैशी अपनी पर्सनालिटीज़ को, ब्रिलियंट एक्टिंग,
बट द स्टोरी नीडेड टू बी ब्रिलियंट टू. येस, एक्टिंग इज़ ब्रिलियंट, लेकिन जहाँ कहानी में सेंस नहीं होता वहाँ आपके क्वेश्चन मार्क्स रह जाते हैं दिमाग में, कहानी वीक हो जाती है. एंड बहरूपिया इज़ गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स. वी नीड द स्टोरी टू गो फॉरवर्ड. साइम जो है वो अपनी माँ को सब बता देगा कि अच्छा अब मैं ज़ारा से नहीं मिलूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़ारा की ज़िंदगी में नहीं बोलूँगा. लेकिन इतनी बात हो गई, लेकिन वो अपनी माँ को ये नहीं बताता कि ज़ारा के साथ हो रहा क्या है, कि ज़ारा का मियाँ अब्यूसिव है. जब इतनी बात हो रही है तो ये आगे की बात क्यों नहीं होती, हालांकि बेटा अपनी माँ से क्लोज़ है. Too many question marks in this drama. I hope it gets better because the performances are good. It's just that कि स्टोरी में जो होल्स होते हैं, स्पेशली जब कोई लड़की अपने डेंजरस, मैनिपुलेटिव, मेंटली इम्पेयर्ड हस्बैंड के साथ उसे छोड़ते छोड़ते एकदम से उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है, तो आप कहते हैं कि ये सिर्फ ड्रामे को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा होल क्यों छोड़ दिया स्टोरी में. 2 out of 5. शेर की बात करते हैं, और शेर एपिसोड 11 एंड 12 जिसमें फाइनली शेर जो है वो असाइलम पे पहुंच गया. तो हमें टीज़र से तो पता था कि दिस इज़ अ ड्रामा विद अ डिफरेंट ट्रैक फॉर दानिश तैमूर. यहाँ पे इनका कैरेक्टर किसी एक पॉइंट पे असाइलम पे होगा, कुछ ऐसे मेंटल ऐसी वीकनेस होगी जिसकी वजह से एक हीरो सा लड़का जो पहले घर का हीरो था, सब लड़कियों को पसंद था, माँ का पसंदीदा था, बहनें उसकी तरफ देखती थी, बाप का पसंदीदा बेटा था, खैर बेटा ही एक था बाप का, लेकिन बाप का पसंदीदा था, प्राइड एंड जॉय ऑफ द हाउस. किस तरह वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी तकलीफ़ उसके पास आएगी कि वो उसकी तरफ आएगी कि वो मेंटली सिक हो जाएगा. तो फाइनली एपिसोड 12 के एंड में शेर असाइलम पहुंच गया. तो दिस इज़ अ न्यू ट्रैक. हियर इज़ दानिश तैमूर. हमें ये भी मिला कि दानिश तैमूर इस ड्रामे में ना सिर्फ हीरो नहीं है, ना सिर्फ वो अच्छे बेटे और बुरे लोगों को मारने वाली हीरो नहीं है, अमीर हीरो सिर्फ नहीं है. और हाँ, इस ड्रामे में तो वो लड़कियों को के हाथ पाँव भी नहीं बांध रहे, ये तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन इस ड्रामे में एक और ट्रैक है वे हिज कैरेक्टर विल सफ़र सो मच कि ही विल बिकम मेंटली सिक. तो शेर अब उस असाइलम में है जहाँ फ़जर काम करती है, लेकिन फ़जर फ़िलहाल यूएस में है, और जब वो वापस आएगी तो ज़ाहिर है दोनों का सामना होगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ड्रामे की पेस बहुत अच्छी है. तो पिछले ही कुछ एपिसोड्स में शाहज़मान ख़ान की डेथ होती है, वो पूरी शादी के सीक्वेंसेस होते हैं, और अगले ही एपिसोड्स में 11 एंड 12 में ड्रामा इतने आगे चला गया कि शेर असाइलम चला गया, शाहज़मान ख़ान की डेथ हो गई, विल्स रीड आउट हो गई, घर में एक अफरा तफरी मच गई, और जो ईवल चाचा हैं वो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह जायदाद को भी हाथ में ले लें और शेर भी ज़िंदा रहे ताकि वो जायदाद को यूज़ करते रहें. क्योंकि बड़े अक्लमंदी से शाहज़मान ख़ान ने कह दिया कि अगर शेर भी ना रहा दुनिया में तो सारी दौलत ट्रस्ट को चली जाएगी, और ये तो वो नहीं चाहते. द ईवल चाचा एंड हिज सन्स जो प्लान कर रहे हैं, करप्ट डॉक्टर को ब्राइब कर रहे हैं कि किसी तरह, पहले वो चाह रहे हैं कि शेर को ख़त्म कर दें, फिर जब वो बिल सुन लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम शेर को ज़िंदा रखेंगे, लेकिन उसको उसके ये हाल कर देंगे उसके ब्रेन का कि वो कोई काम नहीं कर सकेगा. तो वो जो सारे प्लान्स हैं, एक ईवल सी स्माइल है, प्लान कर रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ़ वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं. आई हैव एन्जॉयड दोज सीन्स. मुझे बड़ा मज़ा आया. हालांकि ईवल सीन्स हैं, ठीक है, वो विलन के सीन्स हैं, लेकिन मज़ा आता है. इट्स वेरी वेल परफॉर्म्ड. अच्छा, कुछ सवालात कि शेर जो है वो बेहतर हो रहा होता है, हालांकि जिस डॉक्टर ने रिश्वत ली होती है उसने पूरी कोशिश की होती है कि शेर को बिल्कुल ही मेंटली इम्पेयर्ड कर दे, लेकिन शेर बेहतर हो रहा होता है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है, आखिर को वो शेर है. तो इंजेक्शंस के बावजूद बस उसके सर में दर्द होता है, लेकिन वो नॉर्मली अपनी माँ से बात कर रहा है और उसकी माँ उसे घर ले आती है. वो क्यों फ़हद को मारता है इतना कि फ़हद को खून से भर जाता है? क्योंकि वो देखता है कि फ़हद जो एक गंदा कज़न है, स्लीज़ी है, वो शेर की बहन की वीडियो बना रहा है जब वो चिड़ियों से खेल रही है. अच्छा, तो खैर वो वीडियो बना रहे, वो चिड़ियों से खेल रही है, चिड़ियाँ पिंजरों में हैं, तो शेर फिर बहुत मारता है फ़हद को और वो खून से भर जाता है, और उस पर डिसाइड होता है कि शेर तो ख़तरनाक है, दिमागी हालत ऐसी है कि इसे घर पे नहीं रह सकता, ये तो डेंजरस है, और उसे असाइलम भेज दिया जाता है. और फिर 1 साल बाद की कहानी आती है. इस 1 साल में क्या कोई ऐसा मौका नहीं था कि शेर अपनी माँ को बता सकता कि क्या हुआ? क्या फ़हद को मारने के बाद उसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई कि वो वापस नॉर्मल नहीं हो सका? क्योंकि वो तो नॉर्मल हो गया था, वो तो क्लियरली बात कर रहा था, उसके सर में दर्द हो रहा था, उसे फिट्स हो रहे थे, बट देयर वर टाइम्स व्हेन ही वाज ल्यूसिड, जब वो क्लियरली बोल रहा था. क्या अब उसका मारपीट के बाद ये हाल हो गया है कि वो बिल्कुल ही मेंटली वीक हो गया है? ये एक सवाल था. उसने किसी को बताया क्यों नहीं कि ये फ़हद वीडियो बना रहा था इसलिए मैंने उसे मारा है? पहले तो वो बोल देता था ऐसी बातें, अब क्यों नहीं बोला उसने? वी विल नो इन द नेक्स्ट एपिसोड्स के शेर की मेंटल हालत आखिर किस हद तक ख़राब है,
क्योंकि जो एपिसोड 12 के एंड में मैंने देखा वो तो लग रहा है कि शेर जो है वो मेंटली वीक हो गया है। वाकई वे उसे चेन करके रखा जा रहा है असाइलम में, तो कोई वजह ही होगी। वो वाकई इतना अग्रेसिव हो जाता होगा, वाकई उसका ये हाल होगा कि कंट्रोल में नहीं आता होगा, जिसकी वजह से वो अब असाइलम में चेन रहता है और 1 साल से है। अच्छा, एक और सवाल कि शेर की जो माँ है तहमीना, वो अपने मियाँ के इंतकाल के बाद एकदम से इतनी चेंज क्यों हो गई? वो तो आंखों में आंखें मिला के, जो पहली बीवी है, ईविल बीवी अतीका उर्दू जो प्ले करी नईमा, उनको आंखों में आंखें मिलाकर उनसे लड़ती थी, उनके तानों का जवाब देती थी। अब एकदम से वो क्यों इतनी टूट गई? ठीक है, बेटे के मामले, बेटे के साथ के हवाले से परेशान है, मियाँ की डेथ हुई है, लेकिन फिर भी वो क्या एंड तक इतनी ही टूटी रहेंगी? सफ़ेद कपड़े पहन लिए, जेवर उतार दिए और नईमा ने कहा मैं सारे तुमसे बदले लूँगी, अपने मियाँ के बदले मैं तुमसे लूँगी। तो वो क्यों इतने आराम से कमज़ोर पड़ गई? और क्या वो अभी भी कमज़ोर हैं? क्योंकि जब विल रीड आउट की जाती है तो ये आता है कि तहमीना जो है उनके कंट्रोल में ज़्यादातर दौलत शेर को और तहमीना को गई है। तो अब तहमीना का क्यों ऐसा हाल, इतनी वीक क्यों इन्हें दिखाया है, ये भी अगले एपिसोड्स में दिखाया, पता चलेगा कि अब 1 साल गुजर गया है, शेर जो है असाइलम में है, क्या अब तहमीना बेहतर हो गई है? अच्छा, फ़जर का ट्रैक इस बार इतना नहीं था, फ़जर इज़ इन द यूएस एंड वापस आएगी तो ट्रैक बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात बार बार फ़जर के घर में होती है कि उन्होंने हमारी बेटी को भगाया, वो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने हमें इज़्ज़त नहीं दी, हमने उनकी बेटी को इज़्ज़त दी थी। उनकी बेटी यानी जो सुनीता मार्शल है, जब वो भागी थी हमने उन्हें उनकी बेटी को इज़्ज़त दी थी, उन्होंने हमारी इज़्ज़त ख़त्म कर दी। मैं किसी को मुँह नहीं दिखा सकता, मैं दुख में हूँ और छुपा रहता हूँ, मैं कहीं का नहीं रहा। ये बातें बार बार नबील ज़फ़र करते हैं। ये रिपेटिटिव है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये सीन्स इसीलिए यहाँ डाले जा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा फ़जर के ट्रैक से ही आप कनेक्टेड रहें जब तक फ़जर वापस ना आ जाए। बट आई होप द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड, डजंट गेट रिपेटिटिव। इतनी अच्छी पेस है कि मैं नहीं चाहती कि शेर कहीं भी रिपेटिटिव हो, स्लो मोशंस ना हो। इस बार हुए कहीं कहीं कि जी तहमीना वॉक कर रही है हॉस्पिटल में तो स्लोली वॉक कर रही है, डॉक्टर सोच रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि शेर को अब मैं पॉइज़न करूँगा, वो इंजेक्शन दूँगा जिससे उसका ब्लड प्रेशर शूट अप करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता सोच रहा है। आई होप कि शेर में ये गिमिक्स कम हो, क्योंकि कहानी अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है। कहीं कहीं सवाल पैदा होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इट्स अ फन वॉच, लेट्स सी वेयर इट गोज़ फ्रॉम हियर। 4 आउट ऑफ 5। नक्श की बात करते हैं, एपिसोड 8। अच्छा, नक्श की एक तो स्टोरी बहुत अच्छी है, फिर नक्श में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। मैं समी खान, हिना अल्ताफ़ और ज़रार खान की पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ। एक ट्रायंगल है, एक पावर स्ट्रगल है जो इन 3 एक्टर्स ने, 3 कैरेक्टर्स ने की है, और वाकई इन सब की इंटरेक्शंस बहुत अच्छी हैं, इन सब के आपस में जो सीन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ज़रार खान इज़ प्लेइंग राहिम, तो वो जो कैरेक्टर में चेंज आया है वो मुझे देखने में मज़ा आया कि कहाँ वो एक ही इज़ अ गुड बॉय, अच्छा भाई है, सबको खुश देखना चाहता है, बीवी को भी खुश देखना चाहता है, भाई को भी खुश देखना चाहता है, लेकिन वो वीक नहीं है। तो उसने डिसीजन लिया कि मैं यहीं रहूँगा पाकिस्तान में, अपनी बीवी को खुश करने के लिए रहूँगा, और अपने भाई में आंखें मिला के उसने ये बात कही थी एपिसोड 7 में। एंड उसके बाद वो फिर भी बीवी को भी मनाने की कोशिश कर रहा है, भाई को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है। कहीं भी राहिम की पर्सनालिटी की जो एक प्रोग्रेशन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई के सामने खड़ा हो रहा है, वो कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये कैसे होगा, ये कैरेक्टर ऐसे कैसे हो गया। वो जो सारी उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो टाइम के, भाई के सामने उसने स्टैंड लिया, उसने रियलाइज़ किया कि मैं हमना का मियाँ हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि उसकी खुशी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो वो जो सारे राहिम में चेंजेस आ रहे हैं जिनकी बेसिस पे वो पहली बार अपने भाई के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है, अपनी भाई की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रहा है, वो बहुत नेचुरल है और बहुत अच्छे परफॉर्म किए गए हैं ज़रार खान से। देन ऑफ कोर्स द समी खान, और ये तो समी खान का स्टेज है ये ड्रामा, क्योंकि जो हुमायूं का गुस्सा है, हुमायूं जो पाँव को टैप कर कर के गुस्से में सोचता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, जिस तरह वो भाई को ताने देता है और अपनी नाखुशी दिखाता है, रियली गुड। तो हमें पता चलता है कि बचपन से ही हुमायूं को गुस्सा था राहिम पर, राहिम की माँ पर, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से उसे छुपाया, हमेशा राहिम का वेल विशर बनने की एक्टिंग की, लेकिन चाहता है वो यही है कि दुनिया को, हर चीज़ को अपनी तरह चलाना चाहता है। और साथ में हमना है, एक लड़की जो देखती है कि नहीं हुमायूं भाई इतने अच्छे नहीं है जितना सब उन्हें समझते हैं, सब समझते हैं हुमायूं बहुत अच्छा है, बट हमना सीज थ्रू इट, एंड इतने अच्छे सीन्स होते हैं। तो अब हुमायूं नाराज़ है कि हमना और राहिम ने उसकी बात नहीं मानी, और वो चाहता है कि बस हमना बात माने और ये निकले इधर से, ताकि उसकी ड्रग ट्रेड जो है, वो जो करप्ट काम कर रहे हैं वो चलते रहें। तो
हमना जो है वो खाने की टेबल पे और हुमायूं कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। तो वो कहती है नहीं, आपको मुझसे नाराज़गी है, मेरी बहन ने बहुत अच्छी तरह आपके लिए खाना बनाया, आपके लिए फ़िक्रमंद है, मैं अपने कमरे में चली जाऊँगी। आई लव दिस कैरेक्टर। ये लड़की जो है वो अपनी बात पे इतनी डटी हुई है, इतनी कॉन्फिडेंट है अपने बारे में, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इतनी हाई है कि हालांकि घर में सब उसे कोस रहे हैं, सब उस नाराज़ हैं, उसे यकीन है कि उसने सही बात की है और वो सॉरी नहीं कह रही। शी इज़ ट्राइंग टू कीप थिंग्स काम, शी इज़ ट्राइंग टू कीप थिंग्स हैप्पी, बट वो सॉरी नहीं कह रही, फिर भी वो अपना स्टैंड ले रही है। तो आई लव दिस कैरेक्टर, आई लव दिस परफॉर्मेंस बाय हिना अल्ताफ़। आई थिंक ये ड्रामा बहुत अच्छी तरह हिना अल्ताफ़ की एक्टिंग को, परफॉर्मेंस के लिए एक स्टेज बना है। तो समी खान तो है ही एक्सेप्शनल, एंड देन हिना अल्ताफ़ इज़ ऑल्सो डूइंग सो वेल। अब कहानी क्योंकि अच्छी चल रही है, नक्श की पेस अच्छी है, तो अब समी खान का कैरेक्टर हुमायूं जो है वो हमना को फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की को हायर किया है जो उससे किसी तरह फंसाएगी, अगले एपिसोड में ही फंसा देगी। तो कहानी बहुत अच्छी तरह आगे चल रही है, स्पीड भी अच्छी है। आई होप दैट द पेस रिमेन्स लाइक दिस, ये ना हो कि खिंचे कहीं दुख में, क्योंकि अभी तक तो नक्श बहुत इंजॉयबल है। वेरी वेल परफॉर्म्ड, वेरी वेल टोल्ड स्टोरी, इट्स अ स्टोरी विद अ डिफरेंस। एंड हुमायूं जहाँ कहता है ना वो राहिम जो है खुश होकर भाई के पास आते हैं कि देखिए मेरी डील एक्सेप्ट हो गई, अब तो आप खुश हो जाएं कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। तो कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें ज़मीन पे रेंगता हुआ कीड़ा बना दिया। और ये मैंने डायलॉग इसलिए कहा कि जितने गुस्से से और एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ आंखों को थोड़ा नैरो करके हुमायूं ये बात कहता है भाई को, तो भाई का दिल टूट जाता है। आई लाइक दैट सीन, आई रियली एन्जॉय दैट सीन, आई एन्जॉय नक्श ओवरऑल 4 आउट ऑफ 5। डायन की बात करते हैं, एपिसोड्स 35 एंड 36, जहाँ कहानी आहिस्ता 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 आगे जा रही है। बहुत सारे एपिसोड्स हमने देख लिए, अभी बहुत सारे एपिसोड्स रहते हैं क्योंकि सब आहिस्ता 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 एक दूसरे को देख रहे हैं। चाय पी रहे हैं तो आहिस्ता 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 पी रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, ज़वार शाह मीशा को घूर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, और फिर गाना होगा। और हाँ, अगर आप भूल गए हैं कि किस तरह ज़वार शाह की फ़ैमिली ने निहाल पर जुल्म किया था, या ज़वार शाह ने कौन कौन से जुल्म किए थे निहाल पर उस वक्त, वो भी सब आपको बार बार बताए जाएंगे ताकि आपको याद रहे कि स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है। डिस्पाइट दैट, डायन की स्टोरी में रिवेंज स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं तो ज़रूर देखती हूँ। आई एन्जॉय इट, आई जस्ट विश इट वॉज फास्टर। इस बार डायन में बार बार 35 एंड 36 एपिसोड्स में बार बार शबाब ने ज़वार शाह को कहा याद रखें आप, मैं आपकी बीवी हूँ। ज़वार शाह याद रखें मैं आपकी बीवी हूँ। बार बार ज़वार शाह को ये बता रही है शबाब, और आप कहते हैं क्यों बार बार बोल रही है, और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि क्यों बोल रही है, क्योंकि ज़वार शाह को वाकई याद दिलाने की ज़रूरत है, झंझोड़ के याद दिलाने की ज़रूरत है कि शबाब आपकी बीवी है। क्योंकि ये तो फ्लर्टिंग मोड पे हैं, ये तो इन्हें नहीं फ़िक्र कि बीवी जो है उसे ज़किया ने पॉइज़न करने की कोशिश की थी, उन्हें ये नहीं फ़िक्र कि बीवी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, व्हील चेयर पे वो सीधा मीशा के पास चले गए हैं। ये ज़वार शाह एक्चुअल विलन जो है ना स्टोरी का, जो रियल विलन है, वो तो मुझे अब ये चीटिंग और फ्लर्टेशियस ज़वार शाह लग रहा है। बड़ा मुझे बहुत ही बेकार किस्म का हस्बैंड है। वाई इज़ शबाब इवन फाइटिंग फॉर हिम? शी डिज़र्व्स बेटर। If this was a true story, I would have wanted Shabab to walk out on Zawar Shah. But खैर, back to the story itself. तो शबाब को इसलिए याद दिलाना पड़ा है क्योंकि ज़वार शाह वाकई भूल गए हैं कि शबाब उनकी बीवी है। तो जब मीशा उनके लिए अकाउंटिंग का कुछ काम कर देती है लैपटॉप पे, तो ज़वार शाह लैपटॉप की जगह मीशा को देखे जा रहे हैं, फिर लैपटॉप को देख रहे हैं, फिर मीशा को देख रहे हैं, म्यूज़िक आ रही है, सीन आगे लंबा चल रहा है, सच अ फ्लर्ट। फिर एक पॉइंट पे ज़वार शाह और मीशा जो है हुनैन को वैक्सीनेशन के लिए लेके गए हैं, तो ज़वार शाह कहते हैं कि बहुत अच्छा संभाल लिया तुमने हुनैन को। तो मीशा कहती है सिर्फ हुनैन को कि उसके पापा को भी। फ्लर्टेशन, हाउ टू फ्लर्ट, हाउ टू डू चीप फ्लर्टेशन, अगैन आई रिपीट के डायन आपको सिखाती है। एंड ऑफ कोर्स वो भी एक पार्ट है जहाँ ज़वार शाह मीशा को उसकी बर्थडे से पिक करते हैं और कहते हैं क्या तुम वही महसूस कर रही हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ? एक बार पहले भी मैंने ऐसे महसूस किया था। तो मीशा गलती से कह देती है पता है। तो वो ज़ाहिर है वो अपनी पास्ट मैरिज के बारे में, जब वो निहाल थी वो वक्त याद कर रही है। लेकिन ये बार बार हिंट्स हो रही हैं, ज़वार शाह इज़ गेटिंग क्लोज़र टू मीशा एंड शबाब, और उनमें दूरी हो रही है। ज़किया को लेके भी दूरी हो रही है। पूरी फैमिली जो है वो शबाब से नाराज़ है क्योंकि उसकी वजह से ज़किया का ये हाल है। सब घूर रहे हैं,
शबाब को आहिस्ता आहिस्ता, शबाब रो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और निहाल जो है मीशा वो हमेशा आसपास होती है। जब फैमिली ड्राइंग रूम में ये सारी लड़ाइयों की बात कर रही होती है, बदले की और गुस्से की बातें कर रही होती है, तो प्रैम लेके मीशा वहीं कहीं हुनैन को लेके फिर रही होती है, तो वो सब सुन लेती है। शी नोज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस हाउस। मीशा की वार्डरोब अच्छी है, बटन डाउन शर्ट्स, वेरी वेल टेलर्ड पैंट्स, स्कर्ट्स, आई स्पेशली लाइक द बटन डाउन शर्ट्स एंड द पैंट्स, बहुत अच्छी वेल स्टिच्ड क्लोथ्स हैं। नो वंडर ज़वार शाह लाइक्स हर। ये मॉडर्न मीशा जो है ये तो उसके कपड़े अच्छे हैं, शी हैज़ गुड टेस्ट इन क्लोथ्स। ऑल्सो डायना आपको एक हॉरर सीन देता है जहाँ मीशा जो है वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है, उसकी शक्ल तो बिल्कुल बदल गई है, कोई उसे नहीं पहचानता। लेकिन जब वो कॉन्टैक्ट लेंसेज उतारती है और ऐनक पहनती है और एक विग पहनती है ताकि उसके बाल लंबे हो जाएं, और सारे अपने मॉडर्न कपड़े छोड़कर कमीज़, शलवार, दुपट्टा पहन लेती है, वो भी वाइट रंग का क्योंकि स्पूकी सीन है, तो वो निहाल बन जाती है और सब पहचान जाते हैं। ज़किया पहचान जाती है कि ये निहाल है, और निहाल जेल आती है और कहती है कि मैं तुमसे बदला लूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ज़किया पागल हो जाती है, वो इतना डर जाती है कि वो पागल हो जाती है। तो ये हॉरर सीन था जो आपको मतलब हैरान परेशान कर देता है। आप कहते हैं कि यू नो यस, ये तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी, उसके बावजूद उसने ऐसा अपनी लुक चेंज की कि ज़किया ने पहचान लिया कि निहाल है। वेरी सोचते हैं आप बाद में इस सीन के बारे में। एक और चीज़, जब आप डॉक्टर होते हैं, स्पेशली ये जो डॉक्टर हैं निहाल वाले डॉक्टर, डायन के डॉक्टर, पहले गायनेकोलॉजिस्ट थे, फिर ये प्लास्टिक सर्जन हुए, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट थे, बेस्ट प्लास्टिक सर्जन थे हैं, और अब ये साइकाइट्रिस्ट भी हैं क्योंकि इनकी इतनी भी पहुंच है कि इन्होंने ज़किया को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया, और ज़किया जो है अब मेंटल पेशेंट पहचानी जा रही है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो ये ऐसे डॉक्टर हैं, इनकी इतनी पहुंच है, इनकी इतनी समझ है, इन्होंने मुख्तलिफ़ मेडिकल फील्ड्स में स्पेशलाइज़ किया है, इतने अक्लमंद और अकम्पलिश्ड आदमी हैं। इसके बारे में भी आप सोचते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा एक डॉक्टर जो 3 in 1 है। अभी तक ये डॉक्टर जो हैं ये 3 in 1 है डायन के, आगे 4 in 1, 5 in 1 सब हो सकते हैं। डायन में कुछ भी हो सकता है। फ़न राइड, लेट इट बी फास्टर, मज़ा तो आ रहा है, बट अब थोड़ा रिवेंज और बढ़े, स्लोली बहुत है। निहाल का रिवेंज बड़ा स्लो है, वी वांटेड टू बी क्विकर, सो 3 out of 5। शीरी फरहाद की बात करते हैं, एपिसोड 17 और 18। अच्छा, शीरी फरहाद, जब मैं पहले इसकी बात करती थी तो मैं कहती थी कि स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते, बात इतनी घुमा फिरा के क्यों जाती है। अब तो मैं कह रही हूँ कि लोग आखिर बात ही क्या कर रहे हैं। शीरी फरहाद में कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो कहाँ जा रही हैं, कैरेक्टर्स की पर्सनालिटीज़ कैसे चेंज हो रही हैं। ऐसे लग रहा है कि राइटर लिखते लिखते छोड़ दिया राइटर ने और फिर कहीं से भी उठा लिया। तो हर एक इतनी अजीब अजीब बातें हो रही हैं ड्रामे में कि आप जगह जगह कहते हैं ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इस तरह। अब शीरी और फरहाद जब भी मिलते हैं, अब मैं लुक फॉरवर्ड कर रही थी फरहान सईद और किंजा हाशमी को एक साथ देखने में कि इनकी केमिस्ट्री कैसी होगी, इनकी बातें कैसी होंगी। केमिस्ट्री तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आई क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी है, ऐसे डायलॉग्स हैं कि केमिस्ट्री तो क्या ही होगी, बार बार होती है। मोहब्बत हमें रुलाती क्यों है, मोहब्बत लोग समझते क्यों नहीं है, लोग मोहब्बत को क्यों नहीं समझते, बस इतनी बात होती है। और फिर कोई अगला कहता है कि नहीं, मोहब्बत इम्तिहान देती है, मोहब्बत रुस्वा करती है, बात ख़त्म हो जाती है। नो केमिस्ट्री, जस्ट वर्ड्स, एंड द वर्ड्स आर नॉट मेकिंग सेंस। अब जो वो सुल्तान साहब है जो है वो मैच मेकर हैं, ठीक है, वो प्रीमियर होने वाला है, तो वो कहते हैं शीरी और फरहाद को कि तुम लोग 1 घंटे जाके कहीं बैठ जाओ, मुझे तुम लोगों की केमिस्ट्री चाहिए। तो बेसिकली ही इज़ प्लेइंग मैच मेकर। एक पूरी उनको डेट, ऑफिशियल डेट ऑर्गेनाइज़ करके दे दी कि वो दोनों जाएं और आपस में बात करें। ज़ाहिर है वो वहाँ जाते हैं, जब आपस में बात करते हैं तो क्या उन्होंने बात करनी है, वही। तो फरहाद कहते हैं मुझे पता नहीं मैं सब्र कैसे करूं, हर कदम जुदाई की तरफ ले जा रहा है। कैसे? अभी सुल्तान साहब ने आपको हीरो कर दिया शीनी के साथ, अभी उन्होंने गाड़ी अरेंज की और आप दोनों को डेट पे भेज दिया। इस वक्त ये डायलॉग कहाँ जॉइन करता है कि हर कदम जुदाई की तरफ लेके जा रहा है? इट डजंट। इट्स ऐसे वाकई मुझे लगता है कि या तो सीन्स आगे पीछे हुए कि दे नॉट मेकिंग सेंस, या डायलॉग्स आगे पीछे हुए, क्या होता है, क्या समझ नहीं आ रहा मुझे। और एक और जगह, मोहब्बत शायद इस ज़मीन का सबसे बड़ा खौफ है। अच्छा, तो 2 चीज़ें हुई वैसे शीरी फरहाद में, इसमें जो मेन हुई, एक तो शम्सा जो है उसकी शादी हो गई, तो शम्सा जो है वो बहुत बीमार है और
उसकी खांसी में खून आ रहा है, विच मीन्स दैट शी इज़ वेरी सिक, विच मीन्स कि शायद उसका इंतकाल हो जाए। तो ये सुन के शमसा के बाप मान गए और वो अली को और अली की अम्मी को ले आए। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता ही था तुम्हें हॉस्पिटल से रुखसत करना, तो चलो ये मेरी एक दुआ पूरी हो गई कि अब मैं तुम्हें हॉस्पिटल से रुखसत कर रहा हूँ। और ये भी कहा कि मैंने आखिर क्या किया था ऐसा कि तुम दोनों मुझे सज़ा दे रहे हो। इस पॉइंट के कि बेटी मरने वाली है, इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद फ़रहाद के बाप और शमसा के बाप को यही है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, तुम लोग मुझे सज़ा दे रहे हो। और शमसा की शादी के बाद फ़ौरन ही उनके बाप चले भी जाते हैं, ये नहीं देखते कि बेटी इतनी बीमार हो रही है। आई मीन बाप के सामने ही है कि बेटी हॉस्पिटल बेड में है, उसे सांस नहीं लिया जा रहा, उसको खांसी आई जा रही है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन ख़त में लिखते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैंने तुम दोनों पर अपनी मर्ज़ी कुर्बान कर दी। तो इस पॉइंट पे भी जब बेटी इतनी बीमार है कि मर सकती है, उस पॉइंट पे भी बाप ऐसी ही बातें कर रहे हैं। ये कैसा कैरेक्टर है। अच्छा, साथ साथ शमसा की डेथ होने वाली है, तो नहीं, शमसा की शादी होने वाली है, तो फ़रहाद सुल्तान साहब को लेने आया है, उन्हें विटनेस करेगा बहन के निकाह पे। तो सुल्तान साहब कह रहे हैं ये तो अब बहन बहुत बीमार है, फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। सुल्तान साहब कहते हैं कि चलो अब शीरीं को लो, और शीरीं को शमसा से सीखने की ज़रूरत है, मोहब्बत के बारे में सीखने की ज़रूरत है। ये कोई वक्त है मोहब्बत के बारे में सिखाने का जब एक लड़की इतना खांस रही है कि उसकी खांसी में से खून निकल रहा है, लेकिन शीरीं फ़रहाद इज़ नॉट मेकिंग सेंस। तो चलें, ये भी वक्त हो गया। और उसके बाद शीरीं जब घर आती है तो मास्टर साहब को बताती है कि कब्रिस्तान जाने के लिए जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसकी बहन बहुत बीमार है। तो मास्टर साहब कहते हैं मरे उसके अपने भी और वो भी। तो शीरीं कहती है कि नहीं, वो नहीं मर सकता, अगर वो मर जाएगा तो फ़िल्म कैसे बनेगी। आप लालच के बहैसियत ही आप दुआ करें कि वो ज़िंदा रहे, यानी फ़रहाद ज़िंदा रहे। तो एक्चुअली फ़रहाद की बहन की ज़िंदगी ख़तरे में है। तो ये डायलॉग घूम फिर के किसी तरह शीरीं ने फ़रहाद की ज़िंदगी के बारे में पॉइंट क्यों मारा, और उसके बाप ने बग़ैर कंफ्यूज हुए कैसे सुन लिया। जब हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये कैरेक्टर्स क्यों नहीं कंफ्यूज हो रहे? क्या एक्टर्स एक्ट करते हुए सोच रहे थे कि हम ये क्या बोल रहे हैं और ये क्यों बोल रहे हैं? आई डोंट नो, यू नो, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये ड्रामे में मेहनत बहुत है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डू अ ड्रामा और टू मेक अ मूवी और अ ड्रामा ऑन पुराना जो फिल्म इंडस्ट्री थी, पुरानी फिल्म इंडस्ट्री पे ड्रामा बनाना अच्छा आइडिया है, और बड़ी खूबसूरती से पूरी सेटअप हुई है। न्यू स्टूडियो की स्टाइलिंग तो बहुत ही अच्छी है, स्पेशली प्रीमियर नाइट पे जो शीरीं और फ़रहाद इतने खूबसूरत लग रहे हैं, वाकई उस ज़माने के लगते हैं। कलर ग्रेडिंग भी कुछ ऐसी की हुई है कि आपको लगता है पुराने वक्तों की कोई सीरीज़ देख रहे हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन फिर आप किरदारों को भी तो इस तरह डेवलप करें। अब मास्टर साहब जो हैं ये इतना क्यों परेशान हो जाते हैं जब जब स्कैंडल होता है, जब जब रोज़ी आके कुछ कह देती है, जब जब कोई ख़बर छपती है। उन्हें नहीं पता कैसी ख़बरें होती हैं, उसमें ऐसी ख़बरें फ़िल्म इंडस्ट्री में होती हैं। वो तो इतने सालों से फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्यों वो समझते थे कि बस बेटी स्टार बनेगी और कोई इसके बारे में बातें नहीं बनाएगा। स्ट्रेंज। अगर कहानी लिखनी है तो फिर कैरेक्टर्स को इतना अच्छा डेवलप करें कि वो ट्रू टू लाइफ हो। सिर्फ अच्छा सेट बनाने से, अच्छी स्टाइलिंग या अच्छी परफॉर्मेंसेस से तो नहीं होता। एवरीथिंग नीड्स टू मेक सेंस। अच्छा, एक और जो इंसिडेंट हुआ वो था फिल्म प्रीमियर होता है, शीरीं और फ़रहाद बहुत खूबसूरत साथ लगते हैं। अच्छा, प्रीमियर से पहले मास्टर साहब कमरे में बंद हैं, नाराज़। पता नहीं क्यों नाराज़ हैं, शायद इसलिए क्योंकि शीरीं फ़रहाद के ऑपोजिट कास्ट हुई है। फिर जब वो प्रीमियर पे आते हैं, लेकिन तो वो इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ पूरा देख रहे हैं अपनी बेटी को फ़रहाद के साथ परफॉर्म करते हुए। उस वक्त क्यों वो इतना मुस्कुरा रहे हैं? उस वक्त जब वो मुस्कुरा रहे हैं तो कहीं कहीं उनकी परेशानी क्यों नहीं नज़र आ रही? अगर वो घर में इतने नाराज़ थे कि वो कमरे में बंद थे, तो अब वो इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये जो क्यों है ना जगह जगह इस ड्रामे का। अच्छा, और फिर रोज़ी आती है और वो ये कहती है कि सुल्तान साहब को शीरीं से मोहब्बत है। वो ऐसी एक गॉसिप फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर साहब घर आके कहते हैं कि तुम्हारा नाम फ़रहाद के साथ फिर से छपेगा अखबार में। कहीं ये बात क्यों नहीं हो रही कि रोज़ी और इससे पहले डैनी दोनों ने ये ताना दिया है कि शायद सुल्तान साहब भी शीरीं से इंटरेस्टेड है। हालांकि सुल्तान जो है वो शीरीं का फादर फिगर है, लेकिन कहीं ये बात क्यों नहीं होती, बार बार मास्टर साहब ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारा नाम फ़रहाद के साथ जुड़ेगा। और फिर इसी तरह जब डैनी जो है वो मास्टर साहब को अपने आवाज़ बुलाता है और कहता है कि फ़रहाद से अपनी बेटी को छुड़वाना है तो मेरी शीरीं से शादी करा दें। तो मास्टर साहब इतने खुलूस के साथ डैनी से मिलने कैसे आ जाते हैं? इससे पहले डैनी जब उनके घर आया था तो डैनी ने कहा था कि हर चीज़ की कीमत होती है, और ये हिंट किया था कि शीरीं का सुल्तान साहब के साथ कुछ
चल रहा है, ऐसा कुछ। तो और शीरीन ने थप्पड़ मारा था इसके जवाब में। मास्टर साहब ये सब भूल के इतने खुलूस के साथ डैनी से मिलने कैसे आ गए? क्या कुछ सीन्स पहले शूट हुए और बाद में कोई सीक्वेंसेस सोचे गए? क्या इसीलिए मास्टर की आंखों में वो गुस्सा नहीं है जो उसका होना चाहिए सुल्तान के ख़िलाफ़? दिस स्टोरी इज़ नॉट मेकिंग सेंस। आई हैव क्वेश्चन मार्क्स ऑल अक्रॉस माई नोट्स। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक जाली प्रोड्यूसर है जिससे रोज़ी को फंसाया जा रहा है, लेकिन बात यह है कि मेन ट्रैक जो है, ये तो रोज़ी का ट्रैक एक साइड ट्रैक है, मेन ट्रैक ही इतना कंफ्यूजिंग है, डायलॉग्स इतने कंफ्यूजिंग है, कैरेक्टर्स की पर्सनालिटीज़ नहीं डेवलप हुई हुई। बहन जो है उसकी डेथ हो रही है लेकिन साथ साथ रोमांटिक डायलॉग्स चल रहे हैं, बार बार एक ही बात हो रही है कि मोहब्बत के साथ ऐसे क्यों होता है और वैसे क्यों होता है। I'm tired of making sense of शीरीन फरहाद। I wish इसको बेहतर लिखा गया होता और पर्सनालिटीज़ कैरेक्टर्स की अच्छी डेवलप की होती, क्योंकि कहानी में पहले तो बहुत पोटेंशियल था, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 1 out of 5। परवरिश की बात करते हैं, एपिसोड्स 22 एंड 23। अच्छा, तो जो मेन जो प्लॉट लाइन थी इन एपिसोड्स की, जो एक मेन चीज़ जिसके बारे में हम बाद में भी सोचते रहे, वो ये कि वली घर छोड़ गया है और वली अब रोडों पर आ जाता है और फिर उसके साथ क्या मुश्किलात आती हैं। अच्छा, यहाँ पे परवरिश जो अभी तक बहुत रियल था और आपको हर चीज़ लगती थी कि हाँ ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है, यहाँ पे परवरिश का एक फेरी टेल टाइप ट्विस्ट आया कि वली रोडों पर है, रोड पे सोया है, लेकिन उसके साथ फ़ौरन ही उसके पास उसे साथी मिल जाता है या एक हेल्पर मिल जाता है जो एक अच्छा आदमी है, जो उसको हेल्प कर रहा है, जो उसको यूज़ नहीं करता या उसके साथ कुछ बुराई नहीं होती। अब ऐसे तो कराची के रोड्स हैं नहीं। एक लड़का है जिसे बिल्कुल कुछ नहीं पता, जो इतना इमेच्योर है कि वो कहता है कि जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे। वो इतना इमेच्योर है, इसके बावजूद वो पहले चारपाई वाले होटल गया, वहाँ पे उसे कोई जगह नहीं मिली, फिर वो रोड पे मज़ार के सामने सो गया और उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता। अब अच्छा तो लगता है कि चलें कुछ बुरा नहीं हुआ, बच गया वली, कुछ उसके साथ ख़राबी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं डेंजर का एलिमेंट आना चाहिए था। बुरे लोगों से टकरा जाता, कोई गुंडे होते, कुछ तो देखता अपने सामने होता हुआ, जिससे ड्रामे की एक जो रियलिटी का एलिमेंट है वो बरकरार रहता। तो वो मिसिंग था और ऐसे नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता असल ज़िंदगी में कि आपको कोई मसला ना हो, आप रोड पे सो जाएं, कोई बात नहीं, आप को ऐसा कोई आदमी मिल जाए जो इतना अच्छा हो कि आप उसके घर चले जाएं और उसके घर में सब ठीक हो, उसकी कोई गैंग कनेक्शन ना हो या वो आपको यूज़ ना करे किसी तरह। इस तरह तो नहीं होता। वली जो है वो उस आदमी के साथ, जैसे वो बॉस कहता है, जो डायरेक्टर मीसम नकवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसके मोटर बाइक पे बैठकर घर चला जाता है उस बॉस के साथ। तो और वो बॉस एक अच्छा आदमी है, वो चाहता है, उसने वली की कहानी सुन ली है, समीर और वली की बात सुन ली है और वो चाहता है कि वली अपने पाँवों पे खड़ा हो जाए। तो ये अच्छा आदमी है। ऐसे नहीं होता, चले ड्रामों में हो जाता है, रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन जगह जगह जैसे वली जो है वो इतना इमेच्योर है। एक तो मोटरसाइकिल पे अगर कोई स्ट्रीट स्मार्ट लड़का होता, वो किसी गैर के साथ, स्ट्रेंजर के साथ मोटरसाइकिल पे तो ना बैठता। दैट्स अ बैड मैसेज टू गिव आउट, बाय द वे, डोंट गो विद एनी स्ट्रेंजर एनीवेयर। लेकिन बहरहाल उसके साथ वो बैठ जाता है, फिर वो कॉफ़ी मांग रहा है चाय की जगह, तो कहता है कि जहाँ यहाँ जो है उसमें जीना सीखो, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। तो बेसिकली ये आदमी उसे रियल वर्ल्ड में रहने को कह रहा है, उससे कह रहा है कि अब तुम अपने पाँवों पे खड़े हो, ख़ुद पैसे कमाओ, लेकर आओ, सीखो, जीना सीखो बग़ैर बाप की मदद के, बग़ैर बाप के पैसों के। कहाँ जाएगा वली का ट्रैक वहाँ से? क्या वाकई हमें कहानी में ये रियलिटी मिलेगी कि इस तरह वो अपने पाँवों पे खड़ा होगा, या फिर अब वली का ट्रैक रैप अप होगा? अब उसने समीर से उसने जब पैसे लिए तो उसने अपना गिटार मंगवा लिया, और क्या वो गिटार प्ले करेगा? क्योंकि ये जो आदमी ये भी म्यूज़िशियन है और बहुत अच्छा गाते हैं मीसम नकवी, जहाँ पे वो अनप्लग गा रहे हैं बहुत ही अच्छा, बड़े सुर में गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो क्या वली फ़ौरन ही एक म्यूज़िकल स्टार बन जाएगा और यूँ उसके पास पैसे भी आ जाएंगे और उसके बाप को नज़र आ जाएगा कि मेरा बेटा कितना टैलेंटेड है और उसे अपनी ड्रीम्स पूरे करने दें? क्या कहानी इस तरफ जा रही है कि कहीं कहीं हमें अभी भी रियलिटी के एलिमेंट्स मिलेंगे और हम कहेंगे कि अच्छा इसलिए ये सब हुआ? तो वली की स्टोरी इस बार रियलिटी से दूर भाग गई, खासी दूर। फिर भी साथ साथ आपको कॉमेडी मिलती है। हमेशा ही परवरिश आपको कॉमिक मोमेंट्स देता है। तो जैसे समीर आता है वली के पास नाश्ता लेके, तो कहता है कि मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे बनाया इसलिए कि तुम्हारे नखरे पूरे करूं, और
तुम लड़की होते मेरी सेटिंग ही हो जाती, तो आपको हंसी आने लगती है क्या, मेरा भाई गलती नहीं करता, अगर गलती होती है तो वो गलती गलती की होती है। तो हंसते हैं आप, परवरिश का ये एलिमेंट है कि डायलॉग्स बहुत फ़न हैं और कैरेक्टर, समीर के कैरेक्टर के तो स्पेशली बहुत मज़ेदार डायलॉग्स हैं, तो वो मुझे याद रह जाते हैं। हालांकि वली का ट्रैक अनरियलिस्टिक है, फिर भी वली और समीर के इंटरेक्शंस मुझे याद रह जाते हैं। और जब समीर अमल को बताता है ना, दैट्स अनदर मेन ट्रैक दैट ओपनड अप, जो अमल का रोना है, जो वो दिल टूट रहा है उसका और वो रो के अपने भाई को बता रही है कि हाँ मुझे वली पसंद है और मैं कोशिश कर रही हूँ मुझे ना पसंद हो, लेकिन फिर भी एक वो स्माइल करता है और मेरे सारे जो इरादे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल हार्ट ब्रेकिंग सीन। आपको ना सिर्फ वन साइडेड लव का जो पेन होता है वो आपको नज़र आया, आपको वो दुख भी नज़र आया इस लड़की का कि वो किस तरह रिजेक्ट हो गई। जहांगीर ने बड़े ओपनली सबके सामने ऐसे अमल की बात कर दी और वली ने उतनी ओपनली अमल को रिजेक्ट कर दिया, और किसी ने ये नहीं सोचा कि उस लड़की पे क्या गुजरी। तो जो उसका पेन है, जो उसका रोना है, वो उस सीन में है। दैट वॉज़ ब्यूटिफुली डन। रेहाम रफ़ीक का बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी और वाकई आपका दिल जाता है अमल की तरफ, आपको उसकी सारी फीलिंग्स समझ आती हैं। एक जगह अमल कहती है कि मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि अगर बात करूँगी कि कहीं वो मेरी आंखें ना पढ़ ले, और इतनी ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म किया ये सीन कि आपको वाकई उस लड़की की साइकी, उस लड़की की जो मेंटल हालत है, जो उसका दुख है, वो फील होता है। सो दैट वाज ब्यूटिफुली डन। इस सीन से पहले जब अमल को पता चलता है कि वली रोडों पर है, तो वो वली को डिस्क्राइब करती है कि वो कैसे सर्वाइव करेगा, वो तो इतना नाजुक है, फुटपाथ पे सो रहा है, वो तो बर्गरों का बाप है, कैंटीन का खाना इसे नहीं खाता कि ग्लव्स के साथ नहीं बनाया जाता। तो आपको पता चलता है कि हाँ वाकई ये तो बर्गरों का बाप है जो कराची के स्ट्रीट्स पे है, लेकिन अभी भी वो बर्गर है। कुछ टाइम लगेगा उसे स्मार्ट होने में और ज़िंदगी को समझने में, अपने जोन से निकल के ज़िंदगी को समझने में। देखते हैं कि परवरिश की ट्रीटमेंट कैसी होती है इस हवाले से। क्या वली वाकई रियल लाइफ को समझ सकेगा और समझ सकेगा कि इतना आसान नहीं है घर से चले जाना और कहना ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी चला जाऊँगा, क्या इतना आसान है। मुझे जो दादा अभी तक एक वॉइस ऑफ रीज़न थे, ऐसे लगता था कि उन्हें वली की बहुत समझ है, उन्हें समझ आ रहा है घर में क्या हो रहा है। मुझे दादा और जेबी की जो कॉन्वर्सेशन थी वो कंफ्यूजिंग लगी और इनकरेक्ट लगी मुझे, क्योंकि कहाँ एक लड़का घर से निकल गया है, घर छोड़ के चला गया है बग़ैर किसी चीज़ के। वो लड़का हमेशा यूएस में रहा है, अब कराची के रोडों पे है, कहाँ जाएगा, उसके ना कोई और दोस्त है वहाँ, नया है, उस नया मुल्क है, नई जगह है। और कहाँ जेबी जो था वो लड़के पढ़ने गया था बाहर। हाउ कैन दीज टू बी कंपेयर्ड। तो और फिर उस पर दादा जो जेबी को कंसोल करते हैं, उसे डांटने की जगह, समझाने की जगह कि तुमने सबके सामने बच्चे को डांट दिया, इस पॉइंट तक बात ले गए, उसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी, मेडिकल स्कूल वाली बात भी सबके सामने बता दी, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही। उसकी जगह वो जेबी को कह रहे हैं कि हाँ ये हो जाता है, लेकिन मैंने तुम्हारी परवरिश की, इसी तरह वली की तुमने परवरिश की, तो वो ठीक रहेगा। हाउ डज़ दिस फिट इन हियर। वो लड़का पढ़ने के लिए तो नहीं गया, वो तो रोडों पर है, उसके पास ना खाने को कुछ है, ठीक है कुछ पैसे हैं, लेकिन वो कैसे सर्वाइव करेगा। दिस डिड नॉट फिट इन हियर। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि दादा क्यों ये बात करें जेबी से, एंड ये दादा की पर्सनालिटी के साथ नहीं जाता। अभी तक ही इज़ अ वाइज मैन, ही अंडरस्टैंड्स हिज सन्स, ही अंडरस्टैंड्स हिज ग्रैंड सन्स ऑल्सो। ये कहाँ से बात आ गई। और जेबी जो है वो अभी भी कैरेक्टर में है। वो माया के घर जाते हैं और उसके बाप को बताते हैं कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया हमेशा के लिए, आपकी बातों का ऐसा असर हुआ कि हमेशा के लिए घर छोड़ के चला गया। टिपिकल जेबी, टिपिकल एरोगेंस। इस आदमी की एरोगेंस कैसे टूटेगी। बच्चों की परवरिश तो जैसे भी हुई हो, जेबी की परवरिश में प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी तरफ सलेमान की परवरिश, अब आप कंट्रास्ट देखें। सलेमान पन्ना से कहता है कि जेबी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इतनी बुरी तरह से बच्चे को डांटा कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही, इसीलिए वो घर छोड़ के चला गया और मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। और दूसरी तरफ फिर कुछ और सीन्स बाद देखते हैं आप कि समीर घर लेट आता है और बाप को उसके शर्ट में से स्मेल भी आती है, तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि बच्चा जो है वो दोस्तों के साथ जा रहा है और शायद गलत दोस्तों में जा रहा है, शायद गलत कामों में पड़ गया है। तो किस तरह बाप उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, इतनी लेट ना रहा करो, जाओ, सर्दी हो रही है। तो किस तरह परेशान तो होगा बाप, लेकिन उसने बच्चे की इज़्ज़त रखी, बच्चे को आराम से प्यार से समझाया। शायद आगे जाके डांट कर समझाए अगर उसे लगे कि समीर बहुत ज़्यादा बुरी सोबत में जा रहा है, बट अभी तक सुलेमान केयरफुली चल रहा है अपने बेटे के साथ। तो दोनों बेटों की, सुलेमान और जेबी की जो ट्रीटमेंट है अपने बेटों के साथ, वो इतनी फ़र्क है। तो आपको शार्प कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है, क्योंकि
कुछ ही एपिसोड्स पहले आपने जेबी और वली का क्लैश देखा था। क्या सुलेमान सही कर रहा है कि डज ही नीड टू स्टेप इन नाउ, इससे पहले कि समीर बिल्कुल ही कोई गलत रास्ते पे चला जाए, क्योंकि वो छोटा है, सेंसिटिव है, मजाक करता रहता है लेकिन सेंसिटिव है, और घर के माहौल से ही परेशान होके वो शायद गलत सोबत में जा रहा है, गलत कामों में पड़ रहा है। इससे कैसे पेरेंट्स डील करेंगे? ये डार्क टर्न्स हैं परवरिश में। समीर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे हम हमेशा खुश देखते थे, हम उसे हंसता हुआ देखते थे, और एकदम से उसमें एक ऐसी टर्न आई है कि वो गलत दोस्तों में जा रहा है, शायद गलत कामों में पड़ रहा है। और ये एक इंडिकेशन है कि वाकई जब घर में परेशानी होती है या घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो कैसे बच्चे कभी कभी गलत सोबत में पड़ जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन भी है और ये एक डार्क टर्न है। एक और जो डार्क टर्न परवरिश में है वो है आनिया की। वो तो देख के मुझे परेशानी हो कि वो वाकई बच्ची इतनी मेंटली अनहेल्दी है कि वो फ़ोन में अपने आप से बात कर रही है, और जो उसका फ़ोन में कैरेक्टर है वो कह रहा है कि अपने आप को तकलीफ़ दो, मेक योरसेल्फ फील पेन, ताकि तुम्हें पेन फील तो हो। तुम्हारा भाई चला गया, तुम्हें पेन नहीं फील हो रहा, अपने आप को तकलीफ़ दो ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुम्हें तकलीफ़ फील होती है। स्कैरी सीन एंड अ डार्क टर्न टू परवरिश। वाओ। सो अब ये नए ट्रैक्स खुले हैं, वली और माया और अमल के ट्रैक्स तो चल ही रहे थे, अब आपको समीर का नज़र आ रहा है, अब आपको आनिया का नज़र आ रहा है। इवन अमल अब बोली है, अब अमल का जो पेन है, अब अमल जिस पॉइंट पे है वो आगे क्या करेगी, तो ये अब आपको और स्टोरी कहीं और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मज़ीद खुल रही है। और एक बात जो पन्ना कहती है वो हम सब के दिल को लगती है। पन्ना सुलेमान को कहती है कि क्या मेरी बेटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है कि वो अपने बेटे को उससे शादी कराना चाह रहे थे ताकि उनका बेटा ठीक हो जाए। येस, शी इज़ नॉट अ रिहैब सेंटर। वेरी वेल सेड, आई लाइक दैट। एक और चेंज जो बहुत मुझे अच्छा लगा वो माया की माँ का। जब से वलीद वाला किस्सा हुआ है, माया की माँ में हिम्मत आई है, वो बाप को डांट भी रही हैं, सुना भी रही हैं, और बाप सुन भी रहा है। जो औरत हमेशा डरी सहमी रहती थी, बुली होती रहती थी, वो एकदम से बाप सुनने लगा है बीवी की। तो वो कहती है कि आप उन्हें फ़ोन ना करेगा, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। फिर जब पैसों की बात होती है तो वो कहती है ठीक है, माया के जहेज़ के लिए जो अलग किए थे उनमें से मैं ले लूँगी उसकी फ़ीस के पैसे और घर की चीज़ों के पैसे, क्योंकि ताकि आपके दिमाग में से ये माया की शादी का भूत निकल जाए। तो पहले तो माया की माँ इस तरह बात नहीं करती थी, लेकिन अब वो इतना एक तो ये एक पूरा फैमिली के ऊपर से ये वक्त गुजरा है और उससे गुस्सा है अपने मियाँ पर कि क्यों इस पॉइंट पे लाई, और अपनी बेटियों के लिए खड़ा होने का बस हिम्मत आ गई है इस औरत में। तो आई लव दिस चेंज। एंड अगेन ये बिल्कुल एक चेंज है। जो शुरू का हमने रोल देखा माया की माँ का, और अब जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल चेंज्ड है, लेकिन एक प्रोग्रेशन है। आपको ये नहीं लगता कि हैं अब ये कैरेक्टर ऐसे क्यों हो गया? ये आपको समझ आता है कि हाँ, ये इतनी दुख से और एक ऐसे इंसिडेंट से पूरी फैमिली गुजरी है कि अब माँ में ये हिम्मत आई है कि वो बाप को सुना देती है, और बाप में ये एक डाउट आया है, बाप में ये एक सॉफ्टनेस आई है कि वो सुन भी रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है या देख भी पा रहा है कि वो किस तरह अपनी बच्चियों को एक नई तरह भी देख पा रहा है। और बस परवरिश में छोटे छोटे सीन्स भी होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं जैसे महानूर और आनिया आपस में एक साथ बैठे हुए हैं, जहांगीर कमरे में आते हैं तो महानूर कितने गुस्से से देखती है, आनिया कितने गुस्से से बाप की तरफ देखती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप नोटिस करते हैं, जो किरदारों की जर्नीज़ हैं, आपस में इनके इंटरेक्शंस हैं, कैसे वो चेंज हो रहे हैं। बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी बुन्नत के साथ ड्रामा बनाया गया है। बस इस बार ये जो वली का फेरी टेल स्टोरी है ये मुझे समझ नहीं आई, और अब वली ने गिटार मंगवाया है तो आगे आई एम थिंकिंग ही विल बिल्ड हिज म्यूज़िकल करियर। तो एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो इन फॉर सम वली एंड माया सीन्स, वेयर विल दैट गो, लेट्स सी। परवरिश इज़ अ वेरी गुड ड्रामा। अभी बहुत अच्छा है, पहली बार ही हुआ कि मैंने कहा कि हैं ये क्या हुआ, बट डिस्पाइट दैट इट्स अ रियली गुड ड्रामा, मस्ट वॉच। 4 out of 5. That's it for this time. Let me know what you think. Some very good performances through and through, but not some very good dramas. बड़े highs and lows हैं। कुछ ड्रामे जो बहुत अच्छे शुरू हुए थे वो इस वक्त डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो अच्छे ही चले जा रहे हैं। Let me know what you think. Till next time.